प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी गणित के प्रमेय 6.1 को सिद्ध करेंगे, जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। ये थेल्स प्रमेय बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह प्रमेय हमेशा रिपीट होता है एग्ज़ाम में, इसलिए इसको आपको अच्छे से समझना है। मैं आपको एकदम आसान तरीक़ा से समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में आपको कोई प्रकार के दिक्कत ना हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप सीखने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। देखिए, सबसे पहले ये एनसीईआरटी में प्रमेय 6.1 के रूप में दिया गया है। इसको थेल्स प्रमेय बोला जाता है। ठीक है, थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स किनका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है। उन्होंने ये थ्योरम दिया था, इसलिए इस थ्योरम का नाम थेल्स हो गया। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय एक गणितज्ञ थे, यानी कि थेल्स नाम से कोई व्यक्ति हैं जो गणितज्ञ थे, बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, और उन्होंने ये प्रमेय दिया था, ये कथन दिया था। ठीक है, तो उन्हीं के अनुसार हम इस कथन को सिद्ध करके देखेंगे वास्तव में क्या ये सही है कि नहीं। चलिए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि एक त्रिभुज हमारे पास है, इसको मान लेते हैं ए बी सी। देखिए यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है हमारे पास। ठीक, और बोल रहा है कि इस त्रिभुज एक भुजा के समांतर, मान लीजिए कि बी सी एक भुजा ले लिए, इसके समांतर एक रेखा खींची जाए। चलिए एक रेखा खींच लेते हैं। समांतर ही खींचना है। समांतर का मतलब होता है यानी कि ए जो रेखा है और ए जो रेखा है आपस में कितना भी दूर क्यों ना बढ़ा दे, लेकिन आपस में मिलेंगे नहीं, और इनका जो दूरी होता है ये समान रूप से होता है। इसी को हम समांतर रेखा बोला जाता है, बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखा, जो कहीं ना मिले और इनके बीच की दूरी हर जगह समान हो, हर जगह बराबर होता है। ठीक है, तो एक समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। दो भुजा कौन है? ए बी और ए सी, दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि इसको मान लेते हैं डी ई। क्या मानेंगे? डी ई। इस रेखा को डी मान लेते हैं, जो भुजा ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि ए डी बटा डी बी हो जाएगा और ए ई बटा ई सी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। तो हम लिखेंगे यहाँ से, देखिए ध्यान दीजिएगा, थेल्स प्रमेय थेल्स के कथनानुसार, यानी कि थेल्स जी कथनानुसार, यानी कि थेल्स जी ने जो कहा था उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को क्या माने हैं? ए बी सी। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समांतर बी सी। देखिए डी के समांतर है बी सी, तो इसका साइन ऐसे लिखा जाता है, डी ई समांतर बी सी, इसका साइन ऐसे होता है। ठीक, समांतर है, ये लिख लिए डी ई समांतर बी सी। ये हमको ये कथन दिया है, तो हमको सिद्ध क्या करना है? यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो बोल रहा है कि एक रेखा जब खींचा जाए, समांतर रेखा, तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। जैसे ए डी बटा डी बी, तो यहाँ लिखेंगे ए डी बटा डी बी, और यहाँ पर ए ई बटा ई सी, ये बराबर हैं आपस में, इसका अनुपात जो है बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम पहले रचना करेंगे त्रिभुज में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डी से जो है यहाँ पर लंब डाल देंगे ए सी पर। ए सी भुजा है, देखिए ए सी भुजा है ना, इस पर हम लंब डाल देंगे। इसका कोई नाम दे रहे हैं, मान लेते हैं कि एम नाम दे दिए। ये डी एम जो है ये क्या है? लंब है, लंब 90 डिग्री का, यानी कि साइन दे देंगे ऐसे। ठीक, और ई बिंदु से ए बी पर लंब डाल देंगे। ये रचना कर रहे हैं। रचना क्यों कर रहे हैं आगे पता चलेगा। ठीक है, ये भी लंब डाला गया, और ई एन नाम दे देते हैं, इस बिंदु को लंब डाल दिए।
तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का काम करेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो इसलिए ऊंचाई ये लिए हैं क्योंकि काम करेगा, इसलिए इसका रचना कर रहे हैं। और ये जो रचना किए हैं इसको लिखना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में पूरा मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर लिखिए रचना, यहाँ पर क्या लिखना है रचना। रचना में जो जो किए हैं उसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले हमने डी एम लंब जो है ए सी पर दिया है, तो लिखेंगे डी एम लंब का साइन ये होता है, ठीक, ये लंब का साइन है। डी एम लंब ए सी भुजा पर दिए हैं, तो ए सी पर, ठीक है। और क्या किए हैं, और ई एन लंब ए बी पर दिए हैं, तो ई एन लंब जो है किस पर दिए हैं, ई एन लंब ए बी पर दिए हैं, तो ऐसे लिख देंगे ए बी, ठीक। ये आपको रचना हो गया। तथा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि बी बिंदु से ई को मिला देंगे, ठीक है। ये समझ लीजिए मिला दिए इसको, और सी से डी को मिला देंगे, ये दोनों को मिला देंगे, ठीक है। और मिला के यहाँ पर लिख लेंगे तथा बी ई और सी डी को मिलाया, सी डी को मिलाया, इस तरीक़ा से आप लोग लिख लेंगे। ये आपका रचना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा समझना है, आपका प्रमाण देना है, यानी कि प्रमाण दीजिए कि क्या आप करने वाले हैं, प्रूफ दीजिए। तो प्रमाण में आप क्या दीजिएगा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाता है, पहले त्रिभुज लेंगे। देखिए यहाँ आप समझिए कि हमको क्या सिद्ध करना है, ए डी बटा में डी बी। तो ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें ए डी हो और ए डी को आधार मानेंगे, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ऐसा त्रिभुज लीजिए जिसमें ए डी हो, तो कौन होगा ए डी, इसमें आ रहा है ए डी ई ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए डी ई ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और अनुपात में ले लेंगे। अब अनुपात में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको अनुपात में सिद्ध करना है ए डी या डी बी। तो अब डी बी नीचे भी लेंगे, तो डी बी किस त्रिभुज में आ रहा है डी बी, तो डी बी जो है इसमें देखेंगे डी बी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो डी बी ई त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल लेना है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, डी बी ई का क्षेत्रफल हो गया, ये हम ले लिए। उसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझा रहे हैं आप लोगों को। मान लीजिए कि ये आपका त्रिभुज है ए बी सी, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा आपका 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक, आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक। ये जानते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हम बी सी को मान रहे हैं, ठीक है। ए बी को अगर आधार मानिएगा तो बी सी आपका लंब हो जाएगा, अगर बी सी को आधार मानिएगा तो ए बी लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 आधार कितना है बी सी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ से लंब है, ऊपर की ओर देखा जाता है, इस बिंदु पर कितना ऊंचा है, और सीधा रहना चाहिए, ठीक है, लंबवत होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी ऊंचाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी ऊंचाई हो जाएगा। मान लीजिए कि इस त्रिभुज तो आसान है, कोई ऐसा त्रिभुज दे देता है, जैसे देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा त्रिभुज दे दिया, ये समझिए काम करेगा, आपको समझना जरूरी है आपके लिए। तो मान लीजिए कि अब ए बी सी यहाँ भी एक त्रिभुज है, लेकिन इसका आकार अलग है थोड़ा सा, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अब इसमें देखिए क्या होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार हम क्या, आधार मान लीजिए बेस है, बेस पर खड़ा है, तो बी सी, और इसका ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई अब क्या लेंगे, इस बिंदु पर देखना है ऊंचाई कितना है, ये वाला लेंगे ए बी। तो ए बी तिरछा ऊंचाई नहीं होता है, ये ज़्यादा हो जाएगा, और ए सी भी नहीं होगा क्योंकि तिरछा है, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि लंबवत सीधा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक यहाँ से काल्पनिक रेखा खींच लेंगे और इसको डी मान लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आधार से ऊंचाई हो गया। ऊंचाई तो हर जगह समान ही होता है, यहाँ भी करिएगा तो उतना ही होगा, यहाँ भी कीजिएगा तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए डी जो है इसका ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऊंचाई होगा, ना कि ये वाला। समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि कोई त्रिभुज ऐसा भी दे देता है
जैसे ऐसे दे दिया आपको, इस तरह का त्रिभुज दे दिया, तो अब इसमें क्या करेंगे, ए बी सी आपका मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, तो इसमें क्षेत्रफल क्या होगा, ऊंचाई इसका क्या होगा, तो 1/2 आधार मान लीजिए कि हम BC को मान लें, BC को मान लिया आधार, ठीक। तो BC को आधार मान लिए तो इसका ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि तिरछा है, ये तो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो इस बिंदु से ऊंचाई देखना है, हर जगह बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये आपका बेस है, मान लीजिए कि ये आपका ज़मीन है, ठीक है। तो ये आपका बेस है, तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इसको बढ़ा दीजिए कि यहाँ तक ज़मीन होगा मान लीजिए कि, और यहाँ से ये सीधा आएगा, इसे ये आपका ऊंचाई होगा, इसको D मान लेंगे। तो आप कहिएगा कि त्रिभुज के बाहर भी ऊंचाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऊंचाई यहाँ से हमको देखना है ना, ऊंचाई तो हर जगह बराबर होना चाहिए। इसको भी इधर भी बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से भी ऊंचाई ये कर सकते हैं। तो यहाँ सीधा आना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है, सीधा आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ऊंचाई होगा, ना कि ये वाला। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए पहले इसको देखते हैं। तो ये आप लोग अब देखिए, अब समझ में आएगा आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो देखिए ADE का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो ADE का क्षेत्रफल कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए ADE का क्षेत्रफल, यानी कि अगर हम AD इसको आधार मान ले रहे हैं, AD इसको आधार मान रहे हैं, AB पर हमको क्या करना है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का देखेंगे, ADE का क्षेत्रफल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार हम AD लेंगे क्योंकि हमको AD सिद्ध करना है। देखिए AD सिद्ध करना है तो आधार लेना है AD। तो मान लीजिए कि AD आधार लिए हैं, तो आधार पर लंब कौन गया है, EN, इसका क्या नाम है, EN। तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार आपका AD हो गया, AD गुना EN, ये आपका लंब हो गया, ठीक। लंब ही ऊंचाई होता है, तो आधार गुना ऊंचाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1/2 गुना, अब त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल लेना है, DBE का क्षेत्रफल, देखिए DBE का क्षेत्रफल, तो DB आधार लेना है, ठीक है। DB आधार लेना है, क्या करना है, DB आधार क्यों लेना है, क्योंकि हमको देखिए DB सिद्ध करना है नीचे, तो DB आधार लेना है। और ऊंचाई इसका कौन लेंगे, अब देखिए अब थोड़ा कन्फ्यूज होंगे आप। तो यहाँ पर DBE का इसका ऊंचाई कौन होगा, तो देखिए यहाँ DB आधार है इसका, अगर इस आधार को इधर भी बढ़ा सकते हैं, त्रिभुज के बाहर भी हम बोले ना, त्रिभुज के बाहर भी ऊंचाई हो सकता है। देखिए त्रिभुज के बाहर भी ऊंचाई हो सकता है, लेकिन शेप थोड़ा यहाँ पर उल्टा है, उससे दिक्कत नहीं है, सीधा भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए समझिए पहले, यहाँ जो BD आधार है, इस आधार को बढ़ाइएगा आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊंचाई E से, यहाँ से E से इसका ऊंचाई हो जाएगा, E से N तक इसका यह भी ऊंचाई होगा, क्योंकि ये आधार है। इसको थोड़ा बढ़ाइएगा, अगर इसमें मिलाइएगा तो यहाँ पर इसका ऊंचाई होगा, ठीक है। तो इसका ऊंचाई यहाँ पर ये EN ही होगा, ठीक है, ठीक है, EN लिखेंगे यहाँ पर। आप ध्यान दीजिएगा, अगर पहला वाला को EN लंब ऊंचाई ले रहे हैं तो नीचे भी EN होगा, ये ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो चलिए EN से EN कटा दीजिए, 1/2 से 1/2 कटा दीजिए, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया, AD बटा में DB, ये आपका आ गया। ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और फिर इसी प्रकार से अब दूसरे चलेंगे, तो इसी प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से चलेंगे। अब देखिए हमको क्या लेना है, हमको अब सिद्ध क्या करना है, इसी प्रकार से अब हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमको सिद्ध करना है AE बटा EC, ये वाला तो हो गया AE। अब देखेंगे AE किस त्रिभुज में है, AE किस त्रिभुज में है, और इसी को आधार मानेंगे। AE किस त्रिभुज में है, तो यहाँ पर देखिए AE किस त्रिभुज में है, तो आपका AED में है ना, AED में AE है, ठीक है। तो AED का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे, क्षेत्रफल आधार आपकी ये वाला लेंगे AE, ठीक है, AE आधार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल
और बटा में अब क्या लेंगे ई सी। अब देखना है ई सी, देखिए यहाँ पर ई सी किस त्रिभुज में है, ई सी देखिए यहाँ पर है ई सी, ठीक है। तो ई सी ये वाला आधार लेके हम बनाएंगे। तो ई सी डी का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसका 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है ए ई डी का। तो ए ई हमको सिद्ध करना है, देखिए ए ई हमको सिद्ध करना है, इसलिए यहाँ पर हमको ए ई सिद्ध करना है, इसलिए इसको आधार लेंगे, ठीक है। तो हमारा ए ई आधार हो जाएगा, ए ई आधार लेंगे। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, तो लिखेंगे 1/2 आधार क्या लेंगे हम, ए ई लेंगे, ठीक है, ए ई आधार लेंगे, क्योंकि जिसको सिद्ध करना है उसी को आधार लेते हैं। और ऊंचाई इसमें कौन लेंगे, देखिए आधार जब इसको माने हैं, देखिए ए ई आपका आधार है तो आधार इसको मानेंगे, तो ऊंचाई कौन है, ये वाला डी एम ऊंचाई है, ठीक है, डी एम, क्योंकि आधार से ये ऊंचाई है इस त्रिभुज का, ठीक। तो डी एम होगा यहाँ पर, डी एम। और अब फिर इसको निकालेंगे त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। तो ई सी डी किस में है, ई सी डी, तो देखिए यहाँ पर ई सी डी में आधार इसको मानेंगे, ठीक है, आधार इसको मानेंगे। तो 1/2 लिखेंगे, 1/2 और आधार इसी को मानेंगे, क्योंकि यही सिद्ध करना है। और इसका ऊंचाई देखिए, ध्यान दीजिएगा ऊंचाई कौन होगा, और इस त्रिभुज का ई सी डी त्रिभुज का ऊंचाई कौन होगा, देखिए ऊंचाई आधार है तो आधार से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, और इसमें थोड़ा मिलाइएगा तो ये वाला ऊंचाई आपका डी एम ही होगा, ठीक है। क्योंकि आधार से बाहर भी, त्रिभुज के बाहर भी ऊंचाई हो सकता है, सामने सामने होगा आधार है, तो यहाँ से इसको ऊंचाई नाप सकते हैं, ठीक। तो आपको क्या होगा, डी एम, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर डी एम बिल्कुल आसान है, थोड़ा इसको रिपीट करने की ज़रूरत है आप लोगों को। इसको एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कट रहा है डी एम से डी एम, और 1/2 कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया, इसको लिख लेंगे, देखिए त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल कितना आया, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी आ गया, समीकरण ये आपका 2 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिद्ध क्या करना है हमको, देखिए ए डी बटा डी बी आई ए बटा ई सी, अगर समीकरण 1 और 2 बराबर हो जाए तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। लेकिन बराबर कैसे होगा, ये भी तो ध्यान देना है कि बराबर इसी तरह तो नहीं कर लेंगे, कि बराबर कैसे होगा। तो मान लीजिए कि ये त्रिभुज है आपका, देखिए बायां पक्ष बराबर करने के लिए सोच रहे हैं, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल है और त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल है, अंश नीचे हर है और यहाँ भी अंश नीचे हर है। ये बायां पक्ष अगर बराबर हो जाएगा तो दायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो दायां पक्ष बराबर होने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अंश को, देखिए अंश को बराबर करेंगे, फिर हर को बराबर करेंगे, दोनों में, दोनों समीकरण में। देखिए ए डी का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल दोनों एक जैसा त्रिभुज है, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल समान है। क्यों है, देखिए क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज है, ए डी ई बोलिए चाहे ए ई डी बोलिए, दोनों एक ही त्रिभुज है, तो ये दोनों तो बराबर होंगे। तो ये तो दोनों बराबर हो गया, अंश वाला तो ऊपर वाला दोनों समीकरण का बराबर हो गया। और त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, ये दोनों देखेंगे बराबर है कि नहीं। तो देखिए ये दिया है कितना, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल और ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर है कि नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज है ये दो समांतर रेखाओं के बीच में है, ठीक है। समांतर रेखाओं के बीच में अगर एक ही आधार इसका एक ही है दोनों त्रिभुज का, देखिए बी डी ई, तो डी आधार है, और इसमें देखिए डी ई सी में यही लाइन आ रहा है, डी, दोनों में डी ई आ रहा है। तो एक ही आधार पर, एक ही आधार लेकर अगर समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल इसका बराबर होता है। दो समांतर रेखाओं के बीच के में क्या होता है कि ऊंचाई, दो समांतर रेखाओं के बीच का ऊंचाई समान रहता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि एक ही आधार से, एक ही आधार पर है दोनों त्रिभुज, एक ही आधार पर है दोनों त्रिभुज, एक ही आधार मानकर इसको ये करना है। तो ये इसका जो क्षेत्रफल होगा बराबर हो जाएगा। देखिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे,
क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो त्रिभुज बने हैं एक ही आधार पर तो आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि इसका ऊंचाई सेम होता है। कोई भी समांतर रेखा की ऊंचाई हर जगह समान होता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। तो इसलिए हम इसको बराबर कर सकते हैं। अगर बायां पक्ष बराबर हो जाएगा तो दाहिना पक्ष भी बराबर है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, बायां पक्ष बराबर है। तो बराबर क्यों है थोड़ा लिखेंगे यहाँ पर। देखिए फुल मार्क्स उठाना है तो थोड़ा लिखना भी पड़ता है। त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है जब इनके आधार एक हो। आधार क्या हो, एक हो। ये आप लिख दीजिएगा ना, तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, क्योंकि आप कंसेप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। तो लिख देंगे अतः AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये आपका प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप एग्ज़ाम बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। देख लीजिए एक बार ध्यान से, और आप नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको आपको रिवीजन करना है। मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है। आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा 1-2 बार तो आपको बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।